क्या मर्चेंट नेवी में सच में 10 लाख से भी ज्यादा सैलरी मिलती है या ये सिर्फ सोशल मीडिया की हाइप है? आज मैं डेक, इंजन और रेटिंग तीनों डिपार्टमेंट की सैलरी का ब्रेक डाउन करने वाली हूँ। हम साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये सैलरी वर्थ इट है, आखिरकार इतनी सैलरी हमें क्यों मिलती है और ये टैक्स फ्री का क्या मामला है, क्या सच में टैक्स फ्री सैलरी होती भी है? ये सभी आपके जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, इन सभी सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉर ऑफ सीज। सबसे पहले मैं आपको डेक साइड की सैलरी के बारे में बताऊंगी, उसके बाद में आपको इंजन साइड की सैलरी के बारे में बताऊंगी, लास्ट में आपको रेटिंग साइड की सैलरी के बारे में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं हमारी सैलरी का ब्रेकडाउन। ये जो हमारी सैलरी होती है ये डिफरेंट शिप्स पे डिफरेंट होती है। जैसे कि हमारी बल्क और कंटेनर शिप्स पे सैलरी कम होती है, उससे ज़्यादा हमारी ऑयल और केमिकल पे होती है, और सबसे ज़्यादा सैलरी हमारी गैस टैंकर पे होती है। इसलिए अभी ज़्यादातर लड़कियां और लड़के गैस टैंकर की तरफ भाग रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे सैलरी हमारी ज़्यादा होती है। वहाँ पे आपको 15 या को 20 लाख पर मंथ मिल सकता है। मैं आपको डेक साइड ऑफिसर्स के रैंक बता देती हूँ। सबसे जूनियर रैंक जो हमारा होता है वो है कैडेट का रैंक। उससे ऊपर होता है थर्ड ऑफिसर या फिर जूनियर ऑफिसर का रैंक। फिर अगला रैंक होता है हमारा सेकेंड ऑफिसर का रैंक, उससे अगला चीफ ऑफिसर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैप्टन सर का रैंक। तो अभी मैं आपको इनकी सैलरी बताती हूँ। जो हमारे कैडेट की सैलरी होती है वो इंडियन रुपीस में 25,000 से 60,000 पर महीने तक जा सकती है, और ये अलग अलग कंपनी पे डिपेंड करता है। कई कंपनी ज़्यादा देती हैं, कई कंपनी कम देती हैं। अगर मैं यूएसडी में बात करूँ तो ये सैलरी हमारी 400 से $700 पर मंथ तक जा सकती है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि कैडेट की सैलरी इतनी है तो ऑफिसर्स की सैलरी कितनी होगी। रुकिए ज़रा, अभी मैं आपको ऑफिसर्स की सैलरी भी बताती हूँ। अब मैं बात करती हूँ जूनियर ऑफिसर या फिर थर्ड ऑफिसर की। जूनियर ऑफिसर थर्ड ऑफिसर एक ही बात है, बस हम न्यूली प्रमोटेड ऑफिसर को एक जूनियर ऑफिसर का रैंक दे देते हैं। कई कंपनीज में ऐसा होता है। लेकिन जूनियर ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो होती है फ्रॉम 1.5 लाख टू 2.5 लाख। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, ये कंपनीज पे डिपेंड करता है। हमारे जो इंडियन गोइंग वेसल्स हैं उसमें सैलरी कम ही होती है, लेकिन जो फॉरेन गोइंग वेसल्स हैं उसमें सैलरी ज़्यादा दी जाती है। और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हर एक रैंक में सैलरी तब तक मिलती है जब तक आप शिप पे सेल करते हैं। जब आप घर पे होते हैं तब आपको सैलरी नहीं मिलती, आपको सिर्फ एक लीव पे का अमाउंट दिया जाता है। हमारे जो थर्ड ऑफिसर की सैलरी होती है वो होती है फ्रॉम 2.5 लाख टू 3.5 लाख। इतनी सैलरी तो होती है पर मंथ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रैंक पे, जो कि है हमारे सेकंड ऑफिसर का रैंक। एक सेकंड ऑफिसर को नेविगेशनल ऑफिसर भी कहा जाता है। इनकी सैलरी 3.5 लाख से लेकर 6 लाख तक होती है पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन हिज एक्सपीरियंस, कौन सी कंपनी में है वो, और उनकी वेसल क्या है, वेसल टाइप क्या है उनका। तो हमारे चीफ ऑफिसर की सैलरी होती है वो होती है 7 लाख से लेकर 15 लाख पर मंथ तक, और ये ऊपर नीचे भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द शिप टाइप, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस। डेक कैडेट के ट्रेनिंग पर्सन ऑन बोर्ड चीफ ऑफिसर ही होते हैं, लेकिन डेक कैडेट का काम सिर्फ चीफ ऑफिसर का काम सीखना नहीं होता, उसका काम है सारे ऑफिसर्स का काम सीखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे कैप्टन साहब की सैलरी होती है फ्रॉम 10 लाख टू 20 लाख पर मंथ। इससे ज़्यादा भी जा सकती है और ऊपर नीचे थोड़ी हो भी सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस, शिप टाइप एंड कंपनी पॉलिसीज। सबसे छोटा हमारा रैंक होता है इंजन साइड ऑफिसर्स में, वो है जूनियर इंजीनियर का रैंक। उससे बड़ा होता है हमारा फोर्थ इंजीनियर, देन आते हैं हमारे थर्ड इंजीनियर, देन सेकंड इंजीनियर, देन चीफ इंजीनियर। तो आइए शुरू करते हैं हम जूनियर इंजीनियर से। इससे पहले मैं बात करती हूँ जूनियर इंजीनियर की सैलरी के बारे में। जो हमारे जूनियर इंजीनियर की सैलरी होती है वो होती है फ्रॉम 30,000 टू 80,000 पर मंथ, और जितने भी रैंक है इनकी सैलरी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द शिप टाइप, एक्सपीरियंस एंड कंपनी पॉलिसीज।
फिर इसके ऊपर जो हमारा रैंक आता है वो होता है हमारा 4th इंजीनियर का रैंक, जिनकी सैलरी होती है फ्रॉम 1.5 लाख टू 2.5 लाख पर मंथ। फिर आते हैं हमारे 3rd इंजीनियर, जिनकी सैलरी होती है फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख पर मंथ। और फिर उससे ऊपर हमारा रैंक आता है 2nd इंजीनियर, जिनकी सैलरी होती है फ्रॉम 7 लाख टू 10 लाख, और ये 12 लाख तक भी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन शिप टाइप, कंपनी एक्सपीरियंस। उससे ऊपर हमारा रैंक आता है चीफ इंजीनियर का रैंक। चीफ इंजीनियर की जो सैलरी होती है वो होती है फ्रॉम 12 लाख टू 20 लाख पर मंथ डिपेंडिंग ऑन शिप टाइप, कंपनी एक्सपीरियंस। तो हमने इंजन साइड का भी कवर कर लिया है। अभी हम डेकोरेटिंग की सैलरी के बारे में बात करते हैं। डेकोरेटिंग साइड में जो सबसे छोटा रैंक होता है वो होता है हमारा ओएस, ऑर्डिनरी सीमैन। फिर उससे बड़ा रैंक होता है हमारा एबी, एबल सीमैन। फिर उससे बड़ा रैंक होता है हमारा बोसन का रैंक। आइए अब हम इनकी सैलरी भी जान लेते हैं। जो हमारे ओएस की सैलरी होती है वो होती है फ्रॉम 30,000 टू 60,000 पर मंथ। फिर उससे बड़ा रैंक आता है हमारा एबी का रैंक, जिनकी सैलरी होती है फ्रॉम 80,000 टू 1.5 लाख पर मंथ। फिर होती है हमारे बोसन की सैलरी, जो होती है फ्रॉम 1.5 लाख टू 2.5 लाख पर मंथ। और ये रैंक्स की सैलरी जो है थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। दोबारा रिपीट करती हूँ, क्यों? डिपेंडिंग ऑन द शिप टाइप, कंपनी एंड एक्सपीरियंस। हमारा डेक साइड में एक और रैंक होता है पंपमैन, जो टैंकर्स पे ही होता है, जिसकी सैलरी बोसन जितनी होती है, फ्रॉम 1.5 टू 2 लाख होती है इसकी सैलरी। अभी हम बात करते हैं इंजन रेटिंग के बारे में। इंजन रेटिंग में जो सबसे छोटा रैंक होता है वो होता है हमारा वाइपर या फिर ट्रेनी वाइपर। फिर उससे बड़ा रैंक होता है हमारा मोटरमैन, और फिर लास्ट रैंक होता है हमारा फिटर। अब हम इनकी सैलरी जानते हैं। जो हमारा वाइपर होता है उसकी सैलरी होती है फ्रॉम 30,000 टू 70,000 पर मंथ। जो हमारे मोटरमैन होते हैं उनकी सैलरी होती है फ्रॉम 80,000 टू 1,20,000 के करीब होती है मोटरमैन की सैलरी। फिर हमारे आते हैं फिटर, इनकी सैलरी होती है फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इतनी ज़्यादा सैलरी इनको मिलती क्यों है? तो अभी मैं आपको इसका आंसर देने वाली हूँ। हमारे पे $1 मिलियन के शिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेफ्टी ऑफ द क्रू हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इतना महंगा कार्गो शिप पे हम लोड करके एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक लेके जाते हैं, उसकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम 2400 घंटे, वीकेंड्स क्या, फेस्टिवल्स क्या, इन सबको छोड़ के हम शिप पे काम करते हैं। एक एक दिन क्या, रातों रातों तक हम काम करते रहते हैं जब शिप पोर्ट पे लगा होता है। और ड्राई डॉक में तो आप पूछो ही मत, इतना बुरी हाल हो जाती है ड्राई डॉक में हमारी। तो ये सवाल तो, इसका तो कोई आंसर ही नहीं है। इतना काम होता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम इतने ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम्स क्लियर करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं, तो ये सैलरी वर्थ इट है। हम रफ वेदर्स भी नहीं देखते हैं कि बाहर क्या मौसम चल रहा है, काम करना है नहीं करना। हम रफ वेदर्स में भी काम करते हैं। हम 6-6, 9-9 महीने तक अपनी फैमिली से दूर रहते हैं विद वेरी लेस इंटरनेट एक्सेस। तो ये सवाल आपका क्लियर हो गया होगा कि ये इतनी सैलरी इनको क्यों मिलती है। तो अभी आप मेरे से ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि इतनी सैलरी इनको क्यों मिलती है। अभी मैं आपको टैक्स वाला पॉइंट बताती हूँ कि टैक्स फ्री इनकम होती है नहीं होती। अभी सुनिए आप मेरी बात। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था एक पॉइंट में कि जब आप 183 डेज या मोर देन 183 डेज अपनी होम कंट्री से बाहर हैं, आप NRE कहलाए जाते हैं और आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन इसके साथ एक और पॉइंट आता है। अगर आप इंडियन कंपनी में सेल कर रहे हैं तब आपकी जितनी मर्जी इनकम हो, आपको टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि आप बाहर जा ही नहीं रहे हैं, आप इंडियन कंट्री में ही सेल कर रहे हैं, इंडिया में ही सेल कर रहे हैं, इसलिए आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जब आप फॉरेन गोइंग वेसल्स पे सेल करते हैं और 183 डेज आप सपोज कीजिए इंडिया से बाहर हैं, शिप पे हैं, फॉरेन कंट्री में हैं, तब आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है सैलरीज के बारे में। मैंने आपको डेक साइड की सैलरी के बारे में बताया, मैंने आपको इंजन साइड की सैलरी के बारे में बताया।
इससे अगली वीडियो में मैं आपको डेस्क साइड का काम के बारे में बताऊंगी, ईच रैंक का क्या काम होता है, और फिर एक सेपरेट वीडियो में इंजन साइड के काम के बारे में बताऊंगी कि इंजन साइड में ईच रैंक का क्या काम होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच एवरीवन। हार्ड वर्क कीजिए अपनी लाइफ में एंड एंजॉय द जर्नी। थैंक यू।